तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मछली जलीय पर्यावरण पर आश्रित जलचर जीव है। जलीय पर्यावरण को संतुलित रखने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस पानी में मछली नहीं हो तो निश्चित रूप से उस पानी की जल जैविक स्थिति सामान्य नहीं है, ऐसा माना जाता है। वैज्ञानिकों ने मछली को जीवन सूचक या बायो इंडिकेटर माना है। अलग अलग जल स्रोतों में चाहे तेज या धीमी गति से प्रवाहित होने वाली नदियां हों, चाहे प्राकृतिक झीलें, तालाब या मानव निर्मित बड़े या मध्यम आकार के जलाशय, सभी के पर्यावरण का अगर सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो ये निष्कर्ष निकलता है कि जल और मछली दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पर्यावरण को संतुलित रखने में मछली की खास उपयोगिता है। मछली एक उच्च कोटि की खाद्य पदार्थ है। इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। देश के ग्रामीण अंचलों में अलग अलग आकार प्रकार के तालाब, पोखर और जल प्रणालियां बहुतायत में उपलब्ध हैं, जिनमें वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन अपनाकर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करके लोगों को पोषक और संतुलित आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना दिसंबर 1983 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में इलाहाबाद में की गई थी, जिसमें देश की मछली के कृत्रिम स्रोतों के संरक्षण के संबंध में अनुसंधान किया जाता था। ब्यूरो के वर्तमान स्थायी बुनियादी ढांचे को नहर रिंग रोड तेलीबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1999 में विकसित किया गया। इसमें 52 एकड़ क्षेत्र में एक प्रशासनिक ब्लॉक, प्रयोगशालाएं, तालाब, खेत और आवासीय परिसर शामिल था। संस्थान का लक्ष्य बौद्धिक संपदा संरक्षण, टिकाऊ उपयोग और भावी पीढ़ी के लिए मछली आनुवंशिक संसाधनों का मूल्यांकन और संरक्षण करना है। हमारा जो संस्थान है 3 लेवल जो जैव विविधता के हो सकते हैं उन पर काम करता है कि कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं और उन स्पीसीज के अंतर्गत कितनी उसकी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनको हम डीएनए चिन्हों द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा तीसरा लेवल है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिनोमिक्स का, कि एक मछली के जो जिनोम में उसके फाइनल प्रिंट्स क्या हैं। फ्यूचर में ये जिनोमिक इंफॉर्मेशन ही होगी जो एक आपकी धरोहर होगी। उसके अतिरिक्त इसको प्रिजर्व करना, इसके अतिरिक्त रिस्क असेसमेंट, जो बाहरी मछलियां या बाहरी पैथोजेंस आ सकते हैं उनके रिस्क असेसमेंट को डॉक्यूमेंट करना। ब्यूरो में सुविकसित वातानुकूलित पुस्तकालय भी है। इस पुस्तकालय में कुल 7,618 दस्तावेज हैं, जिनमें 7,395 किताबें, 164 सीरियल्स और 59 वार्षिक रिपोर्ट सम्मिलित हैं। पुस्तकालय में 17 अंतरराष्ट्रीय करंट जर्नल्स और 71 भारतीय करंट जर्नल्स का भी संग्रह है। लाइब्रेरी में 110 ब्लैकवेल पब्लिशिंग के इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स भी मौजूद हैं, जो कृषि, पादप विज्ञान, मत्स्य पालन और पारिस्थितिकी से संबंधित हैं। NBFGR एक ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था है और इसे 2011 के सरदार पटेल सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। संस्थान में गंगा एक्वेरियम की भी स्थापना की गई है, जो कि देश का सबसे बड़ा और बेहतरीन सार्वजनिक एक्वेरियम है। ये एक्वेरियम बड़े स्तर पर जनता में जागरूकता फैला रहा है और साथ ही देश में मछलियों की विशाल अभिन्नता पर भी शिक्षा प्रदान कर रहा है। गंगा एक्वेरियम की महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अन्य मछलियां जो इस तरफ पाई जाती है, उसके अलावा कुछ मछलियां जो
दक्षिण भारत में एंडेमिक है, वहाँ की कुछ नदियों में पाई जाती हैं, वो भी हम यहाँ दर्शनीय रूप से रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त शायद ही कोई एक्वेरियम इस तरफ होगा जो मैरीन एक्वेरियम है, जो समुद्री मछलियों को भी दर्शाता है। हमारे पास सी एनीमोन, सी लॉयन, पैरेट फिश या क्रैब और लॉबस्टर्स, अलग अलग प्रजाति की जो समुद्री मछलियाँ हैं जिसको हम यहाँ मेंटेन करते हैं, एम्फीप्रियन, क्लार्काई, इसको सबको हम मेंटेन करते हैं, जो इसको देख के बच्चे बहुत आकर्षित होते हैं, क्योंकि समुद्री मछलियों को देखना, खास तौर से कोरल रीफ में जो पाई जाती हैं, वो अत्यंत खूबसूरत होती हैं। संस्था में अलग अलग स्टेक होल्डर के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिसमें शोधकर्ताओं, मछली किसानों, राज्य मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों और छात्रों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ ही ब्यूरो के कार्य उद्देश्यों में मत्स्य आनुवंशिक संसाधन का अन्वेषण, लक्षण वर्णन और सूचीकरण करना, प्राथमिक प्रजाति के संरक्षण और उपयोग के लिए मत्स्य आनुवंशिक संसाधनों का रखरखाव और संरक्षण करना शामिल है। साथ ही रिस्क असेसमेंट और मत्स्य स्वास्थ्य के साथ स्वदेशी और विदेशी जनन द्रव्य का मूल्यांकन करना भी ब्यूरो का उद्देश्य रहा है। मछलियों में जो है बहुत सारी बीमारी होती है, जिसके किसानों का बहुत सारा लॉस होता है, जिससे बहुत किसान को नुकसान होता है। जैसे कि मैं एक आंकड़ा के हिसाब से 1000 करोड़ रुपए का लॉस जो है झींगा मछली के उत्पादन में होता है बीमारी के कारण। ये विभाग जो किसान हैं वो उनकी जो रोगग्रस्त मछली यहाँ ला सकते हैं और उस रोगग्रस्त मछली की जो बीमारी है उसके बारे में हम लोग जांच करके और उनकी समस्या का निदान कर सकते हैं। संस्था को मत्स्य आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन पर अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में देखा जाता है। साथ ही संस्था ने अपने अनिवार्य अनुसंधान क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे फिश कंजर्वेशन डिवीजन में सब नदियों में कौन कौन सी प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं उसके बारे में हम पता लगाते हैं। उसके लिए हर नदियों में जाते हैं और वहाँ का डाटा कलेक्ट किया जाता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें ये पता लग जाता है कि कितनी तरह के मछलियाँ हमारे भारत में मिलती हैं। तकरीबन 3000 से ऊपर आज तक रिकॉर्ड किया गया है कि मछली की प्रजातियां हैं। इससे किसानों से ये फ़ायदा होगा कि बाहर की मछलियों को ले आने की बजाय अपनी मछलियों को के मछली पालन में बढ़ावा दे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। 26 फिनफिश की जनसंख्या, आनुवंशिक संरचना और शेलफिश प्रजातियां भारतीय जल में देशी वितरण रेंज में पाई जाती हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ICRA NBFGR एक ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था है। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में फिनफिश और साथ ही शेलफिश KOIE रोगजनक विषाणु के लिए नैदानिक क्षमता विकसित की गई है। 16 व्यावसायिक प्रमुख खाद्य और सजावटी मछलियों की प्रजातियों से विकसित सेल लाइंस जो रोग निदान में एप्लीकेशन के रूप में कार्य करेगा। कतला और रोहू के वृहद भक्षाणु कोशिका वंश का विकास किया गया जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के आकलन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह सेल लाइन संग्रहालय विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य सेल लाइन संग्रहालय है, जहां हमारे पास 63 तरह की सेल लाइन्स उपलब्ध हैं, जिसका हम विभिन्न स्तरों पर उपयोग करते हैं। किसान भाइयों के पास कोई मछली बीमार मछली है जिसको
उसका विषाणु का आइसोलेशन करना है, उसको अलग करना है, उसकी पहचान करनी है, जो भविष्य में फिर उसके उपचार में यूज हो सके, तो ये मत्स्य सेल लाइन बहुत ही उपयोगी है। दूसरा एस्पेक्ट जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो मछलियों को विभिन्न तापक्रम पे एक्सपोज करके उनका प्रोटीन और उनका जीन का प्रोफाइल देख रहे हैं। तीसरा प्रयोग हम जिसको कहते हैं डीएनए बार कोडिंग का कर रहे हैं। डीएनए बार कोडिंग में हम मछलियों की पहचान करते हैं कुछ सूक्ष्म जीनों का और प्रोटीन का अध्ययन करके, तो उसके आधार पे हम मछलियों की एक्यूरेट पहचान करते हैं। कभी कभी किसान भाइयों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि मछलियों को देख के उनकी पहचान नहीं हो पाती, तो उनके कुछ जीन को हम यहाँ एम्प्लीफाई करते हैं और उसके बेस पे उनकी एक्यूरेट पहचान करते हैं। देश की प्रमुख नदियों और झीलों में जल की गुणवत्ता में प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण यहाँ की मूल मत्स्य प्रजातियां कम होती जा रही हैं। इनके अलावा सकर माउथ कैटफिश और अफ्रीकन मागुर भी इन जलीय संसाधनों में पनपने लगी हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। जैसे यमुना नदी से विशाल विदेशी कॉमन कार्प मछली, एक तिलपिया मछली का मिलना चिंता का विषय है। देशी प्रजातियों और पर्यावरण के लिए खतरा अफ्रीकन मागुर, जिसके पालन प्रजनन से संबंधित सभी चीजें प्रतिबंधित हैं, और देश में उपलब्ध समस्त मत्स्य प्रजातियों का 14% विदेशी प्रजातियां उपस्थित हैं। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में विदेशी मछली प्रजातियों के प्रभावों का आकलन किया गया है। हमारे देश में जो है एक लक्ष्य है कि मत्स्य का उत्पादन बढ़ाना है हमें, तो उसके लिए कई बार जो है हम विदेश से मछली जो है आयात करते हैं जो लाइव कंडीशन में है। तो ये विभाग का काम है कि उसका आकलन करे, मूल्यांकन करे, क्योंकि विदेशी मछली जो है कई बार हमारी देशी मछलियों पे जो है हावी हो सकती है और उसको जो है उस पर दुष्प्रभाव कर सकती है। इसके अलावा विदेशी मछली जो है कई तरह के रोगजनक बाहर से यहाँ ला सकती है, तो वो जो है उसका जो है आयात से पहले जो है उसका मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये विभाग विदेशज मछली का भी जो है मूल्यांकन करती है, और मूल्यांकन में अगर ये सही पाया जाता है कि हमारे देश के लिए वो मछली ठीक है, तभी उसका आयात जो है भारत सरकार उसको परमिट करती है। तो ये एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट पहलू है, जिससे कि जो है हमारी विदेशी मछलियाँ का नुकसान जो है हमारी देशी मछलियों पे ना हो। संस्थान महत्वपूर्ण समूह से संबंधित मछलियों के फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप और आणविक मार्करों के माध्यम से सामान्य अध्ययन करता है। संस्थान ने 2 व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछली प्रजातियों लेबियो रोहिता और क्लारिस मेगुर के सहयोगी मोड में पूरे जीनोम अनुक्रमण की शुरुआत की। 35 फिनफिश प्रजातियों के लिए आणविक मार्करों की पहचान की गई। 26 फिनफिश की जनसंख्या, आनुवंशिक संरचना और शेलफिश प्रजातियां भारतीय जल में देशी वितरण रेंज में पाई जाती हैं, जो प्रबंधन रणनीतियों, स्टॉक स्पेसिफिकेशन कंजर्वेशन और रिवर रेंचिंग प्रोग्राम में मदद करती हैं। इम्पॉर्टेंट काम हम करते हैं कि हम नदियों में रेंचिंग प्रोग्राम, मतलब कि हम उस नदी के मछलियों को लेकर आते हैं और अपने हैचरी में उनको ब्रीड करके फिर वापस डालते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि उस नदी की मछलियों की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल का किसान भी हर मछली का ब्रूड स्टॉक क्योंकि उठाते नदियों से ही है, तो नदियों में बढ़ना उनके लिए बहुत लाभदायक है। तो ये एक कंजर्वेशन और मछलियों का मात्रा बढ़ाने और किसानों के लिए हेल्प के लिए बहुत लाभदायक है। जलीय जीव बीमारियों का राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम देश में 14 विभिन्न राज्यों में चलाया गया है, ताकि जलीय जीव को महत्ता मिले। इस प्रोग्राम में 22 सहयोगी संस्थान भी शामिल हुए हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो रोग निगरानी जो प्रोग्राम जो चल रहा है भारत सरकार के सहयोग से, उसमें जो है
19 राज्य हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज में ये प्रोग्राम चल रहा है और वहाँ के किसानों को लाभ मिल रहा है। जब भी कोई बीमारी जो है किसी एरिया में जो है पाई जाती है या हमें पता लगता है कि इस एरिया में बीमारी आ गई है, तो हम जो है उसकी जांच करके बाकी जो आसपास के एरियाज़ और आसपास के राज्यों में जो है हम अलर्ट्स जारी करते हैं, एक जो है ताकि वो बीमारी जो है दूसरे जगह और ना फैले। एक और किसानों से जुड़ी हुई डायरेक्ट समस्या है जिसका नाम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जीवाणुओं को उपचार करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं जीवाणुओं पे काम नहीं कर रही, तो उसमें प्रतिरोध हो रहा है। तो वो प्रतिरोध जो है के कारण जो है अगर कोई बीमारी होती है तो वो ठीक नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो है उसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की समस्या आ रही है, जो ये समस्या जो कि जो है मछली में भी है और जानवरों में भी है और ह्यूमंस में भी है, इंसानों में भी है। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की समस्या का जो है हमें ये देखना है कि क्या ये मछली में भी जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की समस्या है कि नहीं है। तो इसके लिए हमने एक देशव्यापी प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसको बोलते हैं नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन AMR। किसान भाइयों से अपील है कि जो है एंटीबायोटिक्स का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर और किसी डॉक्टर की सलाह पे ही करें, अदरवाइज जो है ये AMR की प्रॉब्लम जो है मछलियों में बढ़ सकती है और मछली से ये जानवर में जा सकती है और जानवर से ये इंसानों में जा सकती है। इसी तरह से ये चक्र पूरा हो सकता है। तो ये AMR पे जो है ये विभाग काम कर रहा है। दूसरा एक और पहलू इस विभाग का है जिसे कहते हैं विदेशज मछली। अब तक कुल 404 हैचरी संचालकों को संस्थान से मछली मिल्ट क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जलीय जीव बीमारियों का राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम देश में 14 विभिन्न राज्यों में चलाया गया है ताकि जलीय जीव को महत्ता मिले। ये संस्थान लखनऊ परिसर में ब्रूड स्टॉक के आनुवंशिक सुधार के लिए फिश मिल्ट क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक पर वर्ष 2019 से लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हैचरी स्वामी को यहाँ प्रशिक्षित करते हैं क्रायो प्रिजर्व्ड मिल्ट के उपयोग के बारे में। क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक है जिससे हम स्पर्म को अच्छी तरह से प्रिजर्व करके हम बहुत दिन तक यूज़ कर सकते हैं या कहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम ये टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे हैचरी में जेनेटिक डाइवर्सिटी आनुवांशिक विविधता बढ़ाने के लिए हैचरी के प्रजनकों में आनुवांशिक विविधता बढ़ाने के लिए हम क्रायो मिल्ट का उपयोग कर रहे हैं। अच्छी गुणवत्ता का बीज नहीं बनेगा तो उत्पादन उतना मिलता नहीं है और किसानों को हानि होती है, आर्थिक हानि होती है। इसलिए अच्छी गुणवत्ता का बीज बहुत ज़रूरी है। पिछले साल 4 प्रशिक्षण कराया था, उससे 13 हैचरी स्वामी लाभान्वित हुए थे और अनेकों किसान उनसे लाभान्वित हुए अच्छी गुणवत्ता के बीज से। तो अभी अगले साल के लिए हमने ये प्रोग्राम 20 राज्यों में अभी चलाने वाले हैं और 20 राज्य के हैचरी स्वामी आकर यहाँ प्रशिक्षण लेंगे और लाभान्वित होंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों के हैचरी संचालकों को ब्रूड स्टॉक के आनुवंशिक सुधार में फिश मिल्ट क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक का संभावित अनुप्रयोग सिखाया जाता है। मेरा नाम जाहिद अली, मैं उड़ीसा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट का लोईसिंगा गांव का हूं। मैं पहली बार यहाँ क्रायो प्रिजर्वेशन ट्रेनिंग के लिए 2019 अप्रैल महीना में आया था। यहाँ से मैं सीख के वहाँ गया। उसके बाद हमारा फार्म में, हमारा हैचरी में क्रायो मिल्ट के साथ हम लोग वहाँ बच्चा प्रोडक्शन किए।
ये क्रायो मिल्ड का बच्चा और हमारा जो कंट्रोल में जो बच्चा प्रोडक्शन होता है इसमें बहुत डिफरेंस है ग्रोथ का। जब हमारा कंट्रोल का बच्चा 100 ग्राम हो रहा है उसके हिसाब से क्रायो मिल्ड जो प्रोडक्ट का बच्चा 140 ग्राम से 150 ग्राम हो रहा है, माने 40 से 50 ग्राम माने हम लोग का ज़्यादा वेट दिखा रहा है। अब तक कुल 404 हैचरी संचालकों को संस्थान से मछली मिल्ट क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। बलराम प्रसाद, रांची, झारखंड से प्रशिक्षण के लिए मैं यहाँ लखनऊ आया हूँ। प्रशिक्षण के उपरांत अपने शहर रांची जाकर कांके डैम में मैं हैचरी संचालन करता हूँ, जिसका कुल क्षेत्र 106 हेक्टेयर है। उसमें मत्स्य पालन करता हूँ और ब्रूडर वहीं रखता हूँ। और इस प्रशिक्षण के उपरांत मैं अच्छी तरीक़ा से जो पहले करता कुछ कमियां को दूर करूंगा और बेहतर तरह से हैचरी संचालन करूंगा। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से। तो फिश फार्मर है जिसको हाई क्वालिटी सीड चाहिए, मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है उसकी तालाब में, तो अगर इनब्रीडिंग हो जाएगा तो ये समस्या होता है। लेकिन अगर ये इनब्रीडिंग का समस्या नहीं होगा तो क्या है, उसको तालाब में ग्रोथ अच्छा होगा तो फ़ायदा तो उसको ही होगा ना, फार्मर को। अगर ये टेक्नोलॉजी हम लोग उधर करेंगे जाके तो बहुत अच्छा होगा। ब्यूरो के कार्य उद्देश्यों में व्यवसायिक रूप से भारतीय प्रमुख कॉर्प में इन ब्रीडिंग के बढ़ते स्तर पर हैचरी संचालकों को संवेदनशील बनाना है और इस मुद्दे पर कार्य करने के लिए वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध कराना है। एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो कि सक्सेसफुल और लाभकारी साबित हो रहा है कि क्या हम कृत्रिम गर्भाधान मछलियों में ला सकते हैं, क्या हम हैचरीज में जो इनब्रेड हो रही हैं क्या उनका जेनेटिक एक्सचेंज क्रॉस ब्रीडिंग कर सकते हैं। हमारी लेबोरेटरी टेक्निक थी, उसको कस्टमाइज करना शुरू किया कि क्या वो फार्मर के लिए हम बहुत सिंपल कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। हमने अब तक 300 से ज़्यादा 12 स्टेट्स के फार्मर्स को जो हैचरी ऑपरेटर्स हैं उनको हमने पहले इस तकनीक में ट्रेन किया। आप इमेजिन कीजिए अगर एक मछली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो या फ्रोजन स्पर्म को जो हिम परीक्षित सीमन है मछली का उसको ले जाना तो कौन सा आसान होगा। एक क्राय कैन में 8000 वायल के साथ एक हिम जो परीक्षित सीमन है जिसको हमने 23 साल तक रखा है और उसके बाद भी इस्तेमाल किया है, वो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए। शायद ये विश्व का पहला एक एक्सपेरिमेंट होगा जो इतने लार्ज स्केल पर और एक स्मॉल स्केल फार्मर्स के बीच जाके इस तकनीक का प्रयोग करेगा। संस्थान ने आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी कृषकों के यहाँ FRP कार्प हेचरी यानी मत्स्य बीज उत्पादन इकाई की स्थापना के माध्यम से उद्यमिता का विकास करने का कार्य भी आरंभ किया है। इसके तहत संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम आदिवासी क्षेत्रों में क्षेत्र भ्रमण करके और जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान विभिन्न लोगों से विचार विमर्श करके उपयुक्त आदिवासी लाभार्थियों के प्रक्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन इकाई लगवाती है। ट्राइबल सब प्रोग्राम, उसमें हमारा इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है और हम सोनभद्र के एरिया में काम करते हैं। उस एरिया में फिश फार्मर्स को ट्राइबल और वो इंक्लूडेड है ट्राइबल के लोग, उनको हम हैचरी देते हैं इस प्रोग्राम के अंडर और वो हैचरी स्थापित करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं और बाकी फिशरमैन को वो बीज बेचते हैं। इससे हैचरी ओनर्स और फिश फार्मर्स दोनों को फ़ायदा होता है, उनकी आमदनी बढ़ती है। हमारा एक एक्वाकल्चर रिसर्च ट्रेनिंग यूनिट है चिनट में जो कि फार्मर्स को ट्रेनिंग देता है। रेजिडेंशियल फैसिलिटी है, वहाँ पर फार्मर्स का लाभ उठा सकते हैं। चयनित लाभार्थियों को मत्स्य बीज उत्पादन और हैचरी प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाता है। जल कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण इकाई पर 2007 से अब तक 3500 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें उन्हें करके सीखे सिद्धांत पर प्रशिक्षण दिया जाता है। वे आकर यहाँ पर स्वतः जाल चलाते हैं, जाल की बुनाई कैसे की जाती है, बीज उत्पादन कैसे किया जाता है, नर्सरी में शिशु मीनों का कैसे पालन पोषण किया जाता है,
तथा अंगुलिकाओं का कैसे पालन पोषण किया जाता है, इसके बारे में जानकारी करते हैं। साथ ही साथ इन तालाबों का प्रबंधन कैसे किया जाए, उसके बारे में भी उन्हें बताया जाता है और सभी तौर तरीकों को उन्हें सिखलाया जाता है, जिससे वो अपने आप सक्षम बन जाते हैं और अपने क्षेत्रों में कार्य करने में सफल रहते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ने अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, जिनमें आधुनिक तकनीक और ऑपरेशनल रणनीति का इस्तेमाल कर मत्स्य आनुवंशिक संसाधन का संग्रह, प्रसूचीकरण और दस्तावेजीकरण करना, साथ ही लुप्तप्राय मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण, स्वदेशी और विदेशी मत्स्य प्रजातियों के मूल्यांकन, बौद्धिक संपदा संरक्षण, स्थायी उपयोग और भावी पीढ़ी के लिए मत्स्य आनुवंशिक संसाधनों का आकलन और मछली विविधता संरक्षण, मछली आनुवंशिकी, मत्स्य पालन और संबंधित पहलुओं के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी भी देता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, जो कि भारत में गन्ना विकास और अनुसंधान का एक अग्रिम संस्थान है,